तो नमस्ते। हमने चौहान वंश पूरा कर लिया और अब आगे बढ़े उससे पहले चौहानों से अभी तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप इनको याद कर लें। मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन वाला जो से अपना सेशन चलता है इसको आप बहुत सीरियसली लें। मतलब ये जो टोटल क्लासेस होंगी अपनी इस पर, अगर कोई स्टूडेंट केवल क्वेश्चन क्वेश्चन भी पढ़ के चला जाए, क्वेश्चन भी याद करके चला जाए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उसके 80% सवाल इससे सही। बात समझ में आ गई? इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन वाला जो एक दिशा की किताब आती है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सारे उन्होंने वनरक्षक से लेकर और आरएस तक के सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन कर रखा है। ये किताब खुद लाके पढ़ें तो भी ठीक है, एक बार खुद पढ़ ले और एक बार आपको मैं करवा ही रहा हूँ। ये कोई किताब का प्रचार नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि इस किताब में अच्छे से दिया हुआ है तो ये बढ़िया से हम कर लेंगे। इसका पीडीएफ, किताब का पीडीएफ चूंकि दे नहीं सकते, थोड़ा सा कॉपीराइट का ऐसे कई इशू आते हैं, तो फिर आपको मैं क्वेश्चन याद करवाता हूँ। बेसिकली पूरा का पूरा मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया? इसका मतलब चौहानों की उत्पत्ति को लेकर क्वेश्चन है। डॉक्टर भंडारकर है, कनिंगम है, सीवी वेदर, डॉक्टर ओझा है। तो हमें याद है कि ब्राह्मणों, पैसे ब्राह्मण, भैसे भंडारकर, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। ने बताया, याद रखना, भंडारा करने वालों ने बताया ब्राह्मणों से उत्पत्ति, याद रह जाएगा। फिर इसकी थोड़ी सी व्याख्या है। ये चौहानों की उत्पत्ति के ब्राह्मण वंश का किसने समर्थन किया है? दशरथ शर्मा ने कर दिया, भंडारकर ने कर दिया, गोपीनाथ ने कर दिया, कायम खरासों में भी उल्लेख है, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने कर दिया। तो भंडारकर याद रखेंगे, इसको भी रट्टा मार लें आप। और अगर पूरा आप नहीं पढ़े पिछले वाली 2 क्लास चौहानों की, तो भी ये मोर देन सफिशियंट है। अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो, नैन्सी और सूलियमल मिश्रण, सारे के सारे जो अपने हिस्टोरियन हैं जिन्होंने लिखा है, साहित्यकार जो मान लो इन्होंने अग्निकुंड से बताया है। सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, ये एक याद रखना, जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये सूर्यवंशी मानते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इंद्र के वंशज नहीं पूछेगा। ये विदेशियों की संतान कौन बता रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो एक तो कर्नल जेम्स टोड बता रहा है, एक वीएस स्मिथ और विलियम कुरुक बता रहा है, शक और सी थी इनकी। और चंद्रवंशी अचलेश्वर वाला बता रहा है। छोड़िए इसको, 2 याद रख लीजिए, जबकि 3, एक ब्राह्मणों से, विदेशियों से, और एक वो अग्निकुंड का सिद्धांत। अब रटो कि ब्राह्मणों से किसने बताया है? ब्राह्मणों से सारे ब्राह्मणों ने बताया है। दशरथ शर्मा खुद हैं, गोपीनाथ हैं और भंडारकर हैं। 3 नाम तो रटे हुए होने चाहिए। जब भी कोई आपको पूछे कि ब्राह्मणों से, तो बोले यार ब्राह्मणों से तो ब्राह्मणों ने बताया, गोपी, दशरथ और भंडारकर, याद रह जाएगा। गोपीनाथ, भंडारकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाए। और ये जो क्वेश्चन है सूर्यवंशी वाला, पृथ्वीराज विजय, एक हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित, चौहान प्रशस्ति, वेदला शिलालेख, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी ने सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा अग्निकुंड से रासो नयनसी मिश्रण, याद रह जाएगा। और चंद्रवंशी हास्य और अचलेश्वर वाला। अब असल में क्या होता है कि आपको अगर इतना याद है तो फिर आप ऑप्शन कट करके आराम से क्वेश्चन निकालते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे रट लें, चाहे कुछ बच्चे चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं इतने एक से के, कि ब्राह्मण से बताया 3 लोग, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ और भंडारकर। ये कायम खरासो याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज कोई जान कवि हुए हैं, जान कवि, उन्होंने कायम खरासो लिखा, मैं आगे याद करवाऊंगा आपको। अग्निकुंड से रासो नैन्सी मिश्रण, रासो नैन्सी मिश्रण ने अग्निकुंड से बताया। सूर्यवंशी, देखो इंद्र के वंशज भी बताए, ये रायपाल का कोई सेवाड़ी भी लेख है। विदेशी वाला याद हो गया, चंद्रवंशी अचलेश्वर वाला,
और सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र चौहान, बेदला, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये ओझा हम कहाँ कर सकते हैं? ओझा हम ऊपर कर सकते हैं। कहाँ? और ओझा ने तो इनको ब्राह्मण वंशीय बताया होगा। नहीं, ओझा और बोझा, तो सूर्य का बोझ पड़ता हम पे, तो ओझा और बोझा। ओझा है उसका सूर्य, याद रखेंगे, सूर्यवंशी बताया ओझा ने। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? ध्यान से देखना, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? अब पहला है हमीर रासो, दूसरा हमीर महाकाव्य, तीसरा पृथ्वीराज विजय, और चौथा है गोत्रोचार। यार ये नाम हमने सुना ही नहीं, गोत्रोचार क्या है? तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोत्रोचार। गोत्रोचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? पहला पृथ्वीराज तृतीय कट गया, सोमेश्वर कट गया, अरुणराज बहुत बाद में आया, तो वासुदेव चौहान। हमने डिस्कस किया था शाकंभरी सांबर चौहानों की राजधानी, इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। और बिजोलिया शिलालेख ने यह भी कहा था कि इन्होंने सांबर झील का क्या करवाया था? निर्माण। तो रटा गया क्वेश्चन, चौहानों के संस्थापक पूछता है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पूछता है, तो वासुदेव। वासुदेव। आगे अच्छा क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना से पहले, अब अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजयपाल ने, लगभग 1113 के आसपास। और जैसे ही उसने स्थापना करी, उसने राजधानी कहाँ बना दी? अजमेर। इससे पहले राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन ये है, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? देखो कितनी सारी परीक्षा में आया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैं ये बोलूँगा 98% क्वेश्चन रिपीट होंगे परीक्षा में, ये आए हुए हैं, यही इन्हीं से वापस क्वेश्चन आएगा, नया नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? पहला सांभर, दूसरा नाडोल, तीसरा जालोर, चौथा रणथंभौर। हमें पता लग गया, पहले सांभर इनकी राजधानी थी, और उसके बाद में राजधानी कहाँ बनी? अजमेर बनी। याद रह जाएगा, अजमेर तो पहले नगर ही नहीं था, तो जब अजमेर नगर बसाया उसके बाद में अजमेर को बनाया। और इससे पहले राजधानी कहाँ थी? सांभर। याद रखेंगे, सांभर और वासुदेव दोनों याद रख लेंगे आप। देखो अब अगला क्वेश्चन ठीक ऐसा ही मिलता जुलता है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, जो कि अब सांबर कहलाता है, को 7वीं शताब्दी में खालिस्तान नामक चौहान राजा ने बसाया था। हमें पता है कि चौहानों के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे, और वासुदेव ने ही सांबर को बसाया और अपनी राजधानी बना ली। फिर आते हैं पृथ्वीराज, है अजय राज। अजय राज आए, उन्होंने अजमेर नगर बसाया, राजधानी अजमेर को बना दिया। याद रह जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आया कि 7वीं शताब्दी की कोई बात कह रहा है, 7th से। अगला क्वेश्चन की तरफ चले, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अब याद रखना कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी अहित छत्रपुर। याद रखनी, नागौर वाली। सांबर बना, अहित छत्रपुर बना, फिर अजमेर। इसको पढ़ते हैं, चहमान या चौहान जांगल देश, बीकानेर, जयपुर, मारवाड़ के रहने वाले थे। उनका राज्य का प्रमुख भाग सपादलक्स था और उनकी राजधानी अहित छत्रपुर थी। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखें कि अजमेर की स्थापना से पहले राजधानी कहाँ थी इनकी? सांबर थी। और फिर यह क्वेश्चन कह रहा है कि सांबर को 7वीं शताब्दी में किसने बसाया था? वासुदेव ने। और ये बोल रहा है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? तो अहित छत्रपुर, नागौर। सांबर कस्बे की राजधानी कहाँ पे थी? अहित छत्रपुर। शायद अगर मैंने कुछ रोंग बोला तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले सांबर कस्बे को, सपादलक्स को बसाया, और राजधानी कहाँ पे रखी? अहित छत्रपुर, नागौर। और फिर राजधानी कहाँ बन गई? अजमेर। मैं रिपीट करता हूँ, मुझे पता नहीं, ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने कुछ आपको गलत दिमाग में कॉन्सेप्ट तो नहीं डाल दिया है।
एक वासुदेव नाम के व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम है अजयराज। ये जो वासुदेव है ना, इसके दो भाग करते हैं और अजयराज के भी कितने भाग करते हैं? तो इन्होंने एक एरिया बसाया, इसका नाम था अंबर, या उसके और नाम मान लो, उस एरिया को मान लो सपादलक्स या शाकंबरी। और इनकी राजधानी कहाँ थी? अहित छत्रपुर नागौर, इसकी राजधानी है छत्रपुर। हो गया काम। ये राजधानी तो रही, मतलब यूं मान के चलो कि 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक ये रही। फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं अजयराज आए। अजयराज ने कौन सा कस्बा बसाया? अजमेर बसाया, अजमेर। और इन्होंने अजमेर दुर्ग भी बनाया था, याद रखना। अजमेर शहर बसा लिया, दुर्ग बना लिया। और ये राजधानी अब कहाँ बनाएंगे? अजमेर ही बनेगी, राइट। तो क्वेश्चन ऐसा आए, अब मैं पूरा करेक्ट कर देता हूँ। अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी कहाँ थी? ये रही, वही छत्रपुर। मतलब है इनकी ये, जब तक ये साम्राज्य बना ही नहीं था। पर ऐसा याद करने के लिए आप एक साथ याद कर ले चौहानों की राजधानी, ताकि ये नहीं था अजमेर। याद हो गया क्या अब? तो अब आगे बढ़ते हैं। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? हमने यही तो डिस्कस किया है। चौहानों का मूल स्थान क्या था? ये रहा चौहानों का मूल स्थान, यहीं से शुरुआत हुई। तो चौहानों का मूल स्थान क्या था? उत्तर है सपादलक्स। सपादलक्स की राजधानी कहाँ थी? अहित छत्रपुर। फिर चौहान अजमेर शिफ्ट हुए, फिर रणथंभौर चले जाएंगे, जालोर चले जाएंगे, कोटा बूंदी चले जाएंगे। ऐसा मतलब ये सही नहीं बना रहा हूँ, पर एक डायग्राम छोटा सा बना रहा हूँ, क्या पता सही हो गलत हो। एक ये एरिया, ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया, एक ये आपके दिमाग में केवल डालने के लिए। ये टेक्निकली सही नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैं केवल याद करवा देता हूँ। ये एरिया है सांभर वाला, ठीक है। ये एरिया है अजमेर वाला, ये एरिया है जालोर वाला, ठीक है। ये एरिया है रणथंभौर वाला, और ये एरिया है कोटा बूंदी वाला, ठीक है ना। उधर भी तो हाड़ा चौहान थे, रणथंभौर के चौहान पड़े ही है, जालोर के चौहान पड़े ही है, अजमेर के चौहान पड़े ही है, और सांबर के चौहान हमने पढ़ाई है। इसका मतलब सबसे पहले ये सांबर वाला आया। तो सांबर वाले की राजधानी यही छतरपुर थी। फिर अजमेर वालों की राजधानी अपनी अजमेर बन गई। फिर इनकी ब्रांचेज निकल गई अलग अलग। एक चौहान जालोर के हो गए, कीर्तिपाल राजा हुआ। इसका राजा कौन था? संस्थापक। ये भी याद रखो, परीक्षा में पूछता है, कीर्तिपाल। फिर जालोर से एक सिरोही शाखा और निकल गई, नीचे की तरफ निकाल देते हैं, क्या पता आपके याद हो जाए तो। सिरोही, ये मारवाड़ी में बोलते लुम्बा हुआ इसके नीचे, तो सिरोही शाखा के संस्थापक लुम्बा। तभी मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये कहा था कि हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगी जो काम आ जाएंगी अब आपके। और फिर इसके बाद मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अब क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वो किसी को आएगा। इधर रणथंभौर वाले के संस्थापक गोविंद राज, 1194 की बात है। कोटा बूंदी, कोटा
कोटा, माधो मतलब माथा दुखने लग जाता कोटा में पढ़ाई करते करते, तो कोटा का माधो सिंह। और बूंदी का, बूंदी खाते हैं तो पहले देव के चढ़ाते हैं, तो बूंदी का देवा, बूंदी का देवा। ये संस्थापक मिलान करवा लेता कई बार परीक्षा में, मैं याद करवा देता हूँ। ठीक है, अमीर कहाँ से था? फिर तो आपने गलत पढ़ा है। अजमेर, अजमेर का याद आ गया। कौन, स्थापना किसने की? अजय राज ने। अब इनके संस्थापक याद कर लो। जालोर का कीर्तिपाल हो गया, सिरोही का नीचे लुम्बा हुआ तो सिरोही का लुम्बा, लुम्बा या सिरोही तो माउंट आबू का बहुत अच्छा एरिया, वहां लुम्बा और जुम्बा डांस करते हैं लोग जाके। रणथंबोर का गोविंद राज था, और इसके बाद में ही शासक आता हमीर हट, वो ताकतवर। कोटा, कोटा माधो और माथा से याद कर ला, मारवाड़ी माथा दुखता कोटा में पढ़ाई करते करते। और बूंदी पहले देव को चढ़ाते, तो बूंदी का देवा। हो गया ना ये, अब शायद गलती नहीं होगी आप लोगों। एक बार और, जालोर का कीर्तिपाल। आजकल जालोर की कीर्ति पेपर चोरी में बहुत फैली हुई है, तो जालोर का कीर्तिपाल कित्तू एक महान राजा, 1113 के आसपास की बात शायद होगी, एक बार देख लेते हैं कि जालोर का 1181, ठीक है 1181। कित्तू एक महान राजा, कित्तू या कीर्तिपाल। सिरोही का लुम्बा हो गया। कोटा माथा दुखता है मतलब माधो, बूंदी का देव के पहले बूंदी चढ़ाते तो देवा। रणथंबोर का रणथंबोर गोविंद राज, रणथंबोर में भाई वो टाइगर वाइगर ज्यादा रहते हैं, उनका राज है पूरा, तो गोविंद राज। अजमेर वाला हो गया। अब गलती मत करना भाई, रिक्वेस्ट है, अब गलती नहीं। अजमेर के चौहानों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के चौहान, सपादलक्स के चौहान, रणथंबोर के चौहान, नाडोल के चौहान। आप कहोगे यार जालोर के तो अलग है, रणथंबोर के अलग है, नाडोल वाले बिल्कुल अलग है, तो कौन से बचे हैं? पादलक्स वाले ही फिर अजमेर के चौहान कहलाते हैं, क्योंकि नागौर का और अजमेर का कितना डिस्टेंस, आधा घंटे का, तो इसको इनको ही सपादलक्स वाले चौहान बोलते हैं। तो ऑप्शन आप भी करने का ट्राई करेंगे, करें। अगला है चंदन राज की रानी, चंदन राज की रानी रुद्राणी, तो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। किस वन से संबंधित थी? पता है आपको? ये तो भाई चौहान से ही संबंधित थी, उत्तर तो कर लेंगे। और चौहान भी आबू, जयपुर, गुजरात या शाकंभरी के चौहान? शाकंभरी के चौहान। किसकी पत्नी थी? चंदन राज है ना। और इनका नाम था रुद्राणी, चंदन राज की रानी लिख दिया इन्होंने, चंदन राज की वाइफ का नाम था, जो पुष्कर में 1000 दीपक जलाती थी। ये ARO की परीक्षा में है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। शाकंभरी के चौहान शासक चंदन राय की पत्नी रुद्राणी योगिक क्रियाओं में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करते। पता न कितनी बात, हम तो कुछ भी नहीं करते। और ये रुद्राणी बिल्कुल रुद्र रूप धारण करती थी, चंदन का तिलक लगाती थी, 1000 दीपक। रुद्राणी मतलब रुद्र रूप, रुद्राणी होगी। चंदन, चंदन पति का नाम है, तो पति के नाम का तो लगा लिया, चंदन माथे पे लगाया, 1000 लगा लिए। आगे, गुवक किस वंश का शासक था? हमें तो पता है, चौहान वंश का शासक था, चौहान ही पढ़ रहे। वासुदेव, और एक गुवक की एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट थी, हर्षनाथ मंदिर, ठीक है। गुवक, गुवक मई ऐसा है मारवाड़ी में, गुवक को गोवा से जोड़ लो। टिक्कर जयपुर में जब भाई गोवा वाले तो जब अच्छी वर्षा हो जाती है, मौसम अच्छा होता है, तो गोवा वाले तो गोवा तट पे चले जाते हैं। टिक्कर वाले कहाँ जाए, उनके तो गोवा यही है, हर्ष पर्वती, तो गुवक गोवा। तब हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, तो हर्षनाथ मंदिर गुवक से संबंधित, याद रख लेना बस। और हो जाएगा। लाइक ऐसा लिखा हो कि देखो चौहानों के आराध्य देव, इसका वासुदेव के वंश चौहान शासक सामंत के वंश छोड़ दो, आप याद हो जाएगा। तो गुवक की एक ही बात याद रखेंगे, हर्षनाथ। आगे, निम्न किसी कौन से चौहान शासक में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? गुवक फर्स्ट,
दयानक रचित पृथ्वीराज विजय। तो एक क्वेश्चन तो ये निकल कर आ गया, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने करी है? दयानक ने। ये नोट्स आप अलग से लिख लें। मैं एक शासक की प्रशंसा में लिखा कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया, इनमें से उसमें कौन सा शासक है? अब याद रखना यार, ये शासक कौन सा आ गया तो पढ़ा नहीं। असल में क्या होता है कि जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो कुछ नए टाइप के मिलते हैं। अब ये चाहे आप कितने भी नोट्स पढ़ के जाएंगे, ये अगली बार टीचर पढ़ाने वाला जरूर ऐड करवा देगा। पृथ्वीराज फर्स्ट पढ़ाएगा तब, पहली बार में तो उसने ऐड नहीं करवाया। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और लिमिटेड कंटेंट पढ़ें, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और चूंकि आप लोगों को यूट्यूब पे ये बात नहीं बोल सकते क्योंकि वो बच्चे नहीं मानेंगे, पर आपने इस कोर्स में अगर एडमिशन लिया मतलब आपका थोड़ा ट्रस्ट तो है ही किसी टीचर पर। आप अगर यहाँ जुड़े तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि टीचर सही बताएगा, तो फिर आप उस बात को फिर ब्लाइंडली फॉलो करें। आप नहीं रुकेंगे, औरों से बहुत कई कदम आगे जाएंगे। देखिए अब ये कह रहा कि पृथ्वीराज विजय, दयानक रचित पृथ्वीराज विजय। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस से तो हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कॉमन सेंस परीक्षा में कैसे अप्लाई करना है। और ये ARO हॉर्टिकल्चर बॉटनी में क्वेश्चन आया है। देखो क्या दिमाग लगाएगा एक साइंस का स्टूडेंट जिसको नहीं आ रहा। इधर देखिए, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? दयानक ने। हम कॉमन सेंस लगाते हैं, अगर किसी राजा के नाम पर कोई सा ग्रंथ लिखा होता है उस राजा की प्रशंसा होती है। हमीर में हमीर है, पृथ्वीराज में पृथ्वीराज के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि राजा का नाम है वो पृथ्वीराज ही है, तभी तो उसने 700 ब्राह्मणों को मारा है। 700 ब्राह्मणों को नहीं, 700 चालुक्यों को मारा है। ये ब्राह्मण गड़बड़ हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, फिर ऑप्शन काट के पहुंचते हैं। ये कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है, तो जयानक भाई अमीर के बारे में या दुर्लभ राज के बारे में तो क्यों लिखेगा, वरना उसका नाम दुर्लभ राज विजय लिखेगा। फिर तो 2 ऑप्शन कट गए, दुर्लभ राज और विग्रह राज। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 2 तक तो पहुंचे, 2 कट गए। तुक्का भी मार के आएंगे तो कुछ तो ठीक चला ही जाएगा। या तो पृथ्वीराज फर्स्ट होगा या पृथ्वीराज सेकंड होगा। हमने पृथ्वीराज सेकंड का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, थर्ड का किया है, या पृथ्वीराज फर्स्ट का हल्का सा नाम आया था तो सेकंड का तो नाम ही नहीं आया। अब भाई यहाँ गेम खेलते हैं, हम इस पे गेम, अभी तो उत्तर दिख रहा तो गेम अपने आप ही खिल जाएगा कि पहले पे खेलते हैं 3 पे, मतलब पृथ्वीराज फर्स्ट। अब याद करते हैं, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया कि पृथ्वीराज फर्स्ट जो है उन्होंने 1105 में 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। अब यहाँ से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन और क्या निकल कर आएगा, ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने चालुक्यों को पराजित कर दिया? क्वेश्चन तो निकल के आएगा ना, क्योंकि चालुक्यों को पराजित किया। इधर देखो चालुक्यों को, तो चालुक्यों को पराजित करने वाला शासक कौन है? पृथ्वीराज फर्स्ट। तो हल्का सा इसको कहीं लिख लेंगे, पृथ्वीराज फर्स्ट ने। 700 की डेट आपको संख्या याद नहीं करनी है, केवल इतना याद रखना कि पृथ्वीराज फर्स्ट का समय को चालुक्यों को इन्होंने मारा था, हराया था। ठीक लग रहा है? अब ये LDC और JN में आया कि अजमेर का संस्थापक कौन था। आपने तो पूरा रटा पड़ा है। अजमेर किसने बसाया? अजय राज, RPSC। आपका भी राज उधर ही हो जाएगा। अब देखते हैं, पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र अजय राज। ये पृथ्वीराज फर्स्ट कौन सा है? यही चालुक्यों को मारने वाला, इसका पुत्र है अजय राज। अजमेर में चालुक्यों का सफाया किया, मारा, तब आगे एक बढ़िया शहर बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं। अजय राज का समय चौहानों के साम्राज्य का निर्माण समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपना साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए अजमेर नगर की स्थापना की और राजधानी बना लिया। देखो एक अच्छा क्वेश्चन और निकल कर आता है यहाँ पे कि अजमेर नगर की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा, इनका क्यों बनाया होगा, वरना तो इनका काम इधर यही छतरपुर नागौर राजधानी से चल रहा था। तो नागौर से थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब अजमेर जाएंगे तो इधर मालवा वाले जो शासक है इन पर ये दबाव बना लेंगे कि हम बीच में आ गए, सेंटर में आ गए राजस्थान के। इसका मतलब ये है कि
अजमेर नगर की स्थापना कर राजधानी बना लिया, किस पर दबाव डालने के लिए? मालवा के परमार शासकों पर। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, हमने बात करी है, धर्म घोष है, देव घोषूरी है ये अजमेर में। और अजमेर में देखेंगे तो जैनों का ठीक ठाक बोलबाला है, कई जैन विहार बने हुए उधर अजमेर में। अभी वापस क्या करा, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा गजनी के मल्लेच सुल्तान को पराजित किया। अजयराज ने श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। उसकी कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम मिलता है। हमने दो चीजें तो पढ़ रखी है अजयराज के बारे में, पहली अजमेर नगर बसाया और दूसरा अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से। अब राजधानी बनेगी तो सिक्के तो चलेंगे ना। तो अजय प्रिय या सोमलवती के नाम से उसने, सिक्के का नाम तो नहीं पूछता पर इतना याद रखना सोने का नहीं चलाया था, चांदी और तांबा, सोने का तो नहीं था। एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, अजयराज ने अजमेर बसाया होगा, ऐसे हाइपोथेटिकली से कोई कल्पना करते हैं तो सबकी नजर पड़ी होगी, ओ हो इन्होंने राजधानी अजमेर को बसा लिया, तो कोई बाहर से आक्रमण करने वाले भी आए होंगे। तो कोई गजनी का कोई सुल्तान का कोई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका कोई एक क्या था, गर्जन कोई मतंगा था, उसको पराजित कर दिया। वो गर्जता अजमेर में आया कि नई नई राजधानी बनाई है, रानी सोमलवती के नाम से सिक्के जारी किए तो क्यों ना लूट लिए, हरा दिया उसने। एक बार ये क्वेश्चन आया, फॉर्चुनेटली जेईएन की परीक्षा लगी, उस परीक्षा का पेपर ऐसे टेलीग्राम पे आते रहते तो मैं भी उसका उत्तर देख रहा था। फिर देखिए ये क्वेश्चन देख रहा था सॉरी, तो मैंने उत्तर सोचा उसका, अजयपाल चौहान संस्थापक थे। अब ये मैंने सोचा यार मैंने अजयपाल कहीं नहीं पढ़ा, अजयपाल कहीं नहीं पढ़ा, तो जो अजयराज है ना, अजयराज, इसका कहीं कहीं इन्होंने नाम क्या लिख रखा है, अजयपाल लिख रखा है। और हो सकता है भाई कोई अलग शासक भी, मुझे ध्यान नहीं है, पर हाँ इतना ही है कि अजयराज और अजयपाल, क्योंकि कह रहा है कि चौहान संस्थापक, तो इसने अजमेर नगर बसाया चौहानों के संस्थापक। तो अगर आपको अजयपाल नाम दे, श्री अजयपाल और श्री अजय देव के नाम से, वो एक ही आदमी है, अजय देव के नाम से तो सिक्के चलाए थे इसने, और ये अजयपाल ने क्या किया था, अजमेर की स्थापना। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे, अब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वही व्यक्ति है जिसने 700 चालुक्यों को चलता बनाया था, मतलब संहार किया था। ये कह रहा है चंद्रराज, विग्रहराज, दुर्लभराज और पृथ्वीराज फर्स्ट। अब देखो किसका पिता पूछ रहा है, अजयराज का। तो यहां क्या लिखा हुआ है, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज, इसके पुत्र का नाम क्या हो गया, चालुक्यों को किसने हराया था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पृथ्वीराज फर्स्ट। इसके पिता कौन हो गए, पृथ्वीराज फर्स्ट। और पृथ्वीराज फर्स्ट का बेटा कौन था, अजयराज। अजयपाल भी आ सकता है, अजय देव भी आ सकता है, याद रख लेना। फिर आगे वही क्वेश्चन, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, आ गया, अजयराज ने किए, राजधानी बनाया, और श्री अजय देव के नाम से सिक्के, अपनी पत्नी के नाम से भी सिक्के जारी किए थे, सोमलवती। फिर आगे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है, 905, 1105, 320, 1305। कॉमन सेंस वाला बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे, क्योंकि अजयराज का काल पूछ रहा है, तो अजमेर नगर 1100 में बसाया है, ऐसा हल्का सा भी याद है, तो इसमें ऑप्शन 1300 कट गया, 320 कट गया, 900 वैसे कट गया, क्योंकि 200 साल तक कोई शासन थोड़ी करेगा, तो फिर 1105 का काल हो गया। 1105 से 1133 तक का काल रहा है, आपको पूरा याद नहीं करना है। एग्जामिनर इस बात को सहूलियत के साथ में समझते हैं
पूरा इनको उनकी वंशावली थोड़ी लिखवा लेंगे, एक में लिखवा लेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे बाकी पढ़े हुए में से। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? लग गए भाई, राज ने बनाया। निम्न में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज या अजय देव भी लिखा हो, देखो ये देवगन नहीं है, केवल अजय देव ही है, ये विषय में सही नहीं है। अजय राज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना करी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांतों को पराजित किया क्योंकि वो उधर से भाग के आ रहे। देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं परीक्षा में। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। अगला ऑप्शन, कुछ सिक्कों पर उसने रानी सोमवती का नाम लिखवाया। तीनों फैक्ट आपको आ रहे हैं कि गजनी वाले को राके भेजा है, सिक्के जारी किए हैं, अजमेर की स्थापना। दिल्ली पर उसने शासन नहीं लिखा, दिल्ली पर तो विग्रह राज आएंगे, वो फिर अधिकार जमाएंगे, याद रहेगा ना आप लोगों को। तो नए क्वेश्चन तो आपको कम ही देखने को मिलेंगे, एक बार ये करने के बाद वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। नए क्वेश्चन चौहानों में जितने बनने थे, राजस्थान में अभी तक कोई 2000 एग्जाम लग चुके हैं अभी तक 10 साल में, उन सब में आ गए। जो चौहानों के जितने क्वेश्चन बन रहे थे, राजा तो 10 हैं गिनती के, उनके जो क्वेश्चन बनने थे बना दिए। अब तो केवल क्वेश्चनों को घुमाएंगे वो। और यहाँ इन्होंने 3 स्टेटमेंट देके पूछ लिया। एक परीक्षा में पूछा था कि अजमेर नगर की स्थापना किसने करी थी, अजय राज ने। एक क्वेश्चन में पूछ लिया था कि वो रानी सोमवती के नाम से सिक्के जारी करने वाला, जिस ऊपर परीक्षा में पूछा हुआ है कि किसने सिक्के जारी किए अपने नाम से, तो ये आ गया। फिर दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना पहला चौहान शासक, ये क्वेश्चन विग्रह राज के बारे में था, इसको यहाँ डाल दिया। और एक कथन इन्होंने अपना ही ऐसे ही बना के डाल दिया कि वो गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित में आ गया ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप, अगर सिस्टम के साथ में चलेंगे, चीज़ों को मेमोराइज करते हुए, तब गलती नहीं होगी। और कुछ टाइम बाद आपको खुद को लग जाएगा कि यार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार। ये बहुत बड़ी भूल करते हैं हम, क्वेश्चन वाले सेगमेंट को छोड़ के चले जाते। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चला जाए आरएस में और रट के चले जाए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के, तो 140 नंबर ले आए प्रीलिम्स में। करके दिखाएंगे इस बार आपको, आप करके भी आएंगे। राजस्थान के किस चौहान शासक को, देखिए ये क्वेश्चन अलग है। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया है? ध्यान से देखेंगे, कॉमन सेंस से क्वेश्चन करते हैं एक बार। रचना किसकी है? जयानक की। और उस रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है तो कोई पृथ्वीराज ही, और पृथ्वीराज है तो देखते हैं अरुणराज को काटते एक बार, अजय राज को काटते। अब 2 ही बचे, एक पृथ्वीराज फर्स्ट बचा और एक पृथ्वीराज थर्ड बचा। कौन सा गलत हो गया है ना, नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। इसका उत्तर क्या बताया इन्होंने? अजय राज द्वितीय। एक बार पढ़ते हैं, मुझे नहीं आ रहा है। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया कि अजय राज सेकंड जो है उर्फ सलहना, कभी परीक्षा में पूछ लिया कि सलहना कौन था, कौन सा चौहान शासक सलहना था। अब ये किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ, किसी लिखा हुआ है, ये अजय राज सेकंड था। ने मालवा के राजा सुलहना के साथ में मुसलमानों को हराया। उसने दुनिया पृथ्वी को चांदी को सिक्कों से भर दिया था, ऐसा लिख। कुछ ऐसे एक आध क्वेश्चन आएंगे जो दुनिया के बाहर के लगेंगे। अब मैं ऐसा समझता हूं ये क्वेश्चन आया ARO एनाटोमोलॉजी में 2022 में। 2022 से पहले किसी भी टीचर के आप नोट्स खंगाल लीजिए, ये आपको लिखा नहीं मिल सकता, ये पक्की बात है। तो किसी भी टीचर के नोट्स ले आए आप, इतिहास के सबसे मोटी किताब ले आए। हो सकता है कि कोई पप्पू सिंह प्रजापति जैसी कोई मोटी किताब 1000 पेज की, वहाँ कहीं न कहीं लिखा होगा। पर ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो छोड़ने वाले होते हैं स्टार लगा के, और या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, इस बार आएगा तो हम करके आ जाएंगे। समझ में आगे बात। तो राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक ने अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भरने वाला कहा है?
अजयराज सेकंड को कहा है। ध्यान से देखिए, देखो इंटरेस्टिंग बात कैसे याद करते हैं। अपने नाम के चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? अजयराज फर्स्ट था, और उसने थोड़े से सिक्के जारी किए। सेकंड ने तो इतने जारी कर दिए कि पूरी पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। याद रह जाएगा। अब इसको मैं ऐसे याद करा देता हूँ, चलिए याद कर लें इसको। ये नया क्वेश्चन आया है कि सिक्के जारी करने वाला कौन था? करने वाला और सिक्कों से पृथ्वी को भरने वाला। है ना? अब देखते हैं जारी करने वाला कौन था, बताओ। फर्स्ट था ना, या अजयराज था? अजयराज। और सिक्कों से पृथ्वी को भरने वाला, बहुत सिक्कों का ढेर करने वाला कौन था? अजयराज कौन सा था? राज। अब गलती नहीं करोगे ना? एक तो पृथ्वी पर ढेर लगाने वाला और एक सिक्के जारी करने वाला। और इसने जो सिक्के जारी किए हैं खुद के नाम से भी किए और अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से, श्री अजय देव के नाम से। और मतंगा मतंगा आदि याद रख लेंगे। गजनी मत। चलिए अब अजयराज तक पूरे हो गए। अब अजयराज के बाद में आएंगे अरुणोराज। शायद ऐसा था कि वो अजयराज हैं, वो थोड़े दिन सिक्के विक्के जारी करके राजधानी बना के फिर उन्होंने कोई ऐसा संन्यास ले लिया कि अब मैं शासन नहीं करूंगा। ये अरुणराज को शासन सौंप दिया। आप चले गए 1105 से 33 तक किया। तो अब ये 33 से 55 तक ये अरुणराज जी संभालेंगे शासन। कथन है आरपीएससी जीके का कुछ। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया था। क्या कथन सही है? वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। भाई एक स्टेट, कौन सा कथन सत्य है? और हमें तो केवल एक कथन के बारे में पता है कि वो जग की मारी थी जगदेव ने। जग की माँ ऐसे तो पितरंता था। इसका मतलब अरुणोराज जो है इसको किसने मारा? जगदेव ने मारा। हमें केवल एक कथन पता है, बाकी हमें 1 2 3 4 कथन, 4 स्टेटमेंट का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पर ऑप्शन काटते हैं, देखें कुछ कटता है क्या। मतलब तुक्का लगाने के लिए एटलीस्ट 50-50 पर चले। जिसमें चौथा नहीं है वो उत्तर नहीं होगा। तो एक तो इसमें नहीं है चौथा, एक इसमें नहीं है चौथा, और पहला पक्का सही है। क्यों? क्योंकि पहला इसमें भी है और पहला इसमें भी। समझ में आ गया की बात? ये कुछ ऐसे मतलब ऐसा आएगा भाई, कुछ बाउंस जो इनको हैंडल करना आना चाहिए परीक्षा में आपको। वापस देखो इसको सवाल कोई, इसके उत्तर को चलो अपन छुपा लेते रहे। आपने देख भी लिया होगा, इतनी तो आपकी बहुत तेज। इसको समझते हैं। हमें इस पूरे 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 क्वेश्चन में हमें केवल एक स्टेटमेंट का पता है, और वो है कि ये जो अरुणोराज है इसको उसके ही पुत्र ने मार दिया था। इसलिए चौहानों का पितरन था, जगदेव था, जग की मारी मार दिया। इसका मतलब हमें क्या पता है? ये कौन सा कथन क्या पूछ रहा है? सत्य पूछता है। कि सत्य कौन सा है? हमें केवल एक ही पता है कि चौथा पक्का सत्य है। इसका मतलब जिसमें चौथा नहीं है, जिसमें चौथा नहीं वो उत्तर नहीं हो सकता। और चौथा 2 में नहीं है। आप यकीन माने कि 50-50 पर पहुंच गए। और अब आप तुक्का भी लगा के आएंगे तो हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। मतलब ये 10 क्वेश्चन में अगर आप ऐसा करते तो खुद निकाल देंगे, प्लस में आ जाएंगे। 2 ऑप्शन ही बचे हैं, 2 में थोड़ी और सहूलियत कर देते हैं। या तो उत्तर 1 होगा या उत्तर होगा 4।
पहला इसमें भी है ऑप्शन, पहला इसमें भी है, चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी है, तो मतलब केवल एक कथन देखना है और वो कथन नंबर 3 है। अगर तीसरा कथन आपको आ रहा है तो इस सवाल को बिना एक भी आते हो आप सही कर सकते हो। और तीसरा कथन पढ़ते हैं अब। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। तो विवाह के मामले में तो राजस्थान के राजा बहुत समृद्ध रहे हैं, विवाह के लिए इन्होंने कहीं मना किया नहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर ये हो जाना चाहिए, और है भी, क्योंकि मैंने तो उत्तर इसका देख लिया। पर ऐसा अगर कॉमन सेंस परीक्षा में अप्लाई कर लें थोड़ा बहुत कि हाँ यार, राजस्थान वाले कितनी भी उम्र में, राणा लाखा जैसे आदमी को कितनी भी उम्र में कह दिया तो वो उन्होंने शादी के लिए मना नहीं किया, ये कितनी अच्छी बात है अपनी। तो फिर इसका आप उत्तर निकालें तो इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा? फर्स्ट, क्योंकि 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। इसका मतलब वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। ये कथन क्या है? सही नहीं है। आगे इसकी डिटेल आती है, उसको पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, उसने राजकाल के प्रारंभ में गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया था। गजनी वालों को तो सबने खदेड़ा है, खुसरो शाह को तो खदेड़ेगा। आगे आएगा अपने विग्रह चतुर्थ। इससे पहले वो मतंगा के नाम से था, उसने भी गजनी वालों को, उधर वालों को खदेड़ दिया था, जिसका नाम था अजयराज फर्स्ट ने भी खदेड़ा। इसके बाद में अर्णोराज ने भी खदेड़ा है, और आगे विग्रहराज ने भी खदेड़ा है। इसका मतलब ये गजनी वालों को तो हमने भिड़ने ही नहीं दिया। ये तो आगे जाके पृथ्वीराज चौहान ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसलिए उन्होंने भी सही में खदेड़ ही दिया था पहले में, तो हमने पढ़ा डिटेल से। अब वो अगर सेकंड में अगर थोड़ा सा जीत जाते तो किस्मत अपनी अलग होती, पर ठीक है। राजकाल की प्रॉविंस ने गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया, ठीक है, ये उत्तर सही हो। नरसिंह वर्मा को पराजित करने में असफल रहा, ऐसा तो नहीं आएगा, आगे आ जाएगा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और अपने पुत्र के हाथ से मारा गया। परीक्षा में कई बार कम इंफॉर्मेशन के साथ में भी आप बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं, और फिर उस ऑप्शन को काटेंगे, और अगर 2 काट दिए तो फिर आपको तुक्का लगा के आना है, पॉजिटिव ही रहेंगे, वैसा नंबर आएंगे। अब इसकी अर्णोराज जी की व्याख्या पढ़ते हैं। अर्णोराज जी का शासन रहा वो 1133 से 55 तक रहा। अजय राज के बाद इनके पुत्र मतलब अर्णोराज 1133 में इन्होंने गद्दी संभाली। ध्यान से पढ़ते। ने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिम भाग को विजित किया। चालू के शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। चालू के शासक कुमारपाल, चालू के नरेश सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। पर आगे पढ़ते हैं। चालू के शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज प्रतिष्ठा को धक्का लगा। इसने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया था। मालवा के नरसिंह वर्मन को क्या किया? पराजित किया। एग्जामिनर ने बिना रिस्क लिए, बिना पराजित हुआ वर्ड डाल दिया ताकि कोई क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी नहीं आए। इसने पराजित किया था भाई उसको। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी है कोई, अब अगली बार पूछ लेगा जयसिंह सिद्धराज की कौन सी पुत्री का विवाह अर्णोराज के हुआ था? कांचन देवी। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। ऐसा बताते हैं कि एक तरफ तो वो कौन सा यार अजमेर का दुर्ग, एक तरफ कोई 2 दुर्गों के बीच में, 2 पहाड़ियों के बीच में, तो तुर्कों से सनी हुई धरती को साफ करने के लिए इन्होंने चंदा नदी पर इन्होंने इसका झील का निर्माण करवाया। आप इतना गहराई में नहीं जाए तो इतना याद रखना, अन्ना सागर झील है, उसका निर्माण अर्णोराज जी ने करवाया। उनको तुर्कों को मारा काटा, इधर तो खून हो गया था, तो उस खून को पहले साफ करते था। अर्णोराज स्वयं सेव होते, मतलब शिव धर्म को मानने वाले, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा शायद, किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अर्णोराज ने अजमेर में ये क्या खत्तरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमिदान दे दी। भूमिदान देने की प्रथा इतना याद रखना। देवबोध और धर्म घोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको ने सम्मानित किया था। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की 1155 में करके और चौहान जो शासन की गद्दी संभाल ली।
तो भाई अर्णोराज के बारे में आप 2-3 बातें याद रखेंगे। इनके युद्ध, इनकी शादी, इनका निर्माण। निर्माण तो किसका करवाया अर्णोराज ने? नासागर झील का करवाया और एक वराह मंदिर का करवाया। दरबार में धर्म घोष और देव घोष, ये मिलान करवाता है। इसके दरबार में धर्म घोष और देव घोष रहा करते थे। इसके अलावा पूछता है वो परीक्षा में कि ये युद्ध के बारे में, तो इन्होंने वो गजनी को और इनको, मतलब ये आप कॉमन सेंस लगा लो अब कि वो गजनी वजनी आएंगे और उनको ये सब खदेड़ के भेजेंगे चौहान। और एक आदमी से हारे, इसका नाम था कुमारपाल। ये याद रखना, आप कहीं परीक्षा में आए तो कुमारपाल से हारे। और बाकी इन्होंने नरवर्मन को पराजित किया और कांचन देवी से विवाह किया। आगे बढ़ते, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? जगदेव। और जगदेव क्या है? पितृहंता है, पिता को मारने वाला। क्या बोलते हैं इसको? पेट्रिसाइड। अब अगला क्वेश्चन है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में, अब ये तो अपने पढ़ रखा है, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज, या इनका एक नाम और कई जगह लिखा होता अन्नाजी। अन्नाजी, अन्नाजी कहाँ ना? वराह मंदिर में आना। हम तो खुद सेव हैं कि हम वराह मंदिर का निर्माण करवा रहे। कट, अब आगे अपने वाले शुरू। कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध हुआ था? हमने खूब डिटेल से मेंस तक की बात करी है, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां का मूल्यांकन। धारावर्ष, और ये कहां से? धारावर्ष के बारे में शायद ऐसी बात प्रचलित है कि वो तो या धारावर्ष की एक तीर से कई भैंसों को बीन देते थे। पर हाँ, भारत के इतिहास में कांगा कुंभा, ये कहा विग्रहराज फोर्थ, विग्रह चतुर्थ कवि बांधव के नाम से। ठीक है, हम कुंभा में ऑप्शन ले सकते हैं, अभी तो पता चौहान ही पढ़ रहे हैं इसलिए चौहान पर ही करेंगे उत्तर। पर यहाँ पे वो सांस्कृतिक कुंभा के आगे पढ़ेंगे तब कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि, इनका मूल्यांकन में लग सकता है कि ये हो सकता है इसका विग्रह चतुर्थ है, क्योंकि हमने इनकी डिटेल से बात करी विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ नाम विशलदेव मिलता है। विग्रह चतुर्थ या विशलदेव 1158 में अजमेर का शासक बना। अब थोड़ा क्रम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं कि पहले वो बनते हैं अजयराज, फिर बनते हैं अर्णोराज, फिर जगदेव और फिर विग्रहराज चतुर्थ। अब वो जो स्टेटमेंट था दिल्ली वालों का यहाँ लागू होगा। इन्होंने दिल्ली के तोमरों वे दिल्ली में मुसलमानों को पराजित करके अधिकार कर लिया। एक थोड़े ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला शासक वो अजय राज के बारे में बोल रहा था, वो नहीं है भाई, विग्रह राज। ये यहाँ से विग्रह करके, संधि विग्रह करके दिल्ली चले गए और तोमर को कहा कि तू मर अब आने दे, तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार फिर लंबे टाइम तक रहा। पृथ्वीराज चौहान जब हारते हैं टाइम के सेकेंड वॉर में, उस टाइम फिर ये अधिकार हट जाता है। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कट्टी बांधव के नाम से पुकारते हैं। इन्होंने संस्कृत में हरि केली नामक नाटक लिखा और इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम सोमदेव या सोमेंद्र मिलता है। उन्होंने एक लिखा ललित विग्रह राज, याद रह जाएगा। तो शायद इनमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनको खूब डिटेल से हमने पढ़ा है। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? हमें पता है विग्रहराज फोर्थ। परीक्षा में कभी गलती करके विग्रहराज थर्ड फर्स्ट ऐसा देता है, वो परीक्षा में पता नहीं क्यों सही दिखता है। वो विग्रहराज ऐसा भी लिखा दे सकता है, ऐसा, और विग्रहराज ऐसा। परीक्षा में इनका डिफरेंस नहीं समझ में आता यार, ये चौथा कौन सा है, छठा कौन सा। गलती मत करना, परीक्षा में ऐसा आएगा। विग्रहराज फर्स्ट दे देता है, विग्रह राज, फिर विग्रह राज फोर्थ, फिर विग्रह राज थर्ड,
परीक्षा में इतना प्रेशर होता है कि बहुत जल्दीबाजी में ऐसा टिक कर देते हैं वो मार्कशीट में, किया और गए, 1.33 तो वैसे गए मार्क्स, और फिर नेगेटिव मार्किंग जाके सीधे 2 नंबर पीछे आ गए। ऐसे सवाल जो बहुत अपनी मूर्खता की वजह से गलत होते हैं वो आपको बहुत पीछे ले जाते हैं। उस लिस्ट में जब क्लिक करते हैं ना, इमेजिन करके देखिए, 2 नंबर गलत करने वाले का मान लो पहले लिस्ट में नंबर यहाँ था, आपके मान लो 110 नंबर आ रहे थे, तब लिस्ट में नंबर आपका इस पेज पे था, पेज नंबर 11वां, ऐसा एग्जाम्पल। फिर 2 नंबर गलत करते हैं, आपके नंबर आए 109, ये 11वां पेज खिसक के और 79वां पेज हो जाता है 2 नंबर में, बैक में फटाफट बैक में जाता है कि यहाँ नंबर आया अब आपका। फिर 2 और गलत करते हैं, आपका नंबर आएगा 163वें पेज पे, फिर 2 और गलत करते हैं, आपका नंबर आएगा फिर 220वें पेज पे, और फिर 2 एक नंबर और गलत करते हैं, फिर आपका नंबर नहीं आएगा। कभी गलती नहीं करना है। विग्रहराज 4th हैं, ये क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य यही है कि आपकी ये मिस्टेक्स दूर हो जाएं। चौहान शासकों में से किस शासक को विशलदेव के नाम से जाना जाता है? हमने भी पढ़ा है, नाम है उनका विग्रहराज चतुर्थ। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने करी? भी है। विग्रह चतुर्थ कैसे करेंगे भाई? ललित विग्रहराज की रचना सोमेंद्र या सोमदेव करेंगे, याद रखें इस चीज को, गलती नहीं करना है। विग्रह चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है, नाटक है, कविता है, एक भजन है, एक धार्मिक ग्रंथ है। तो आपको अच्छे से याद करना है परीक्षा के लिए कि भाई ये हरिकेली एक नाटक है, न कि कविता, न कि भजन, न कि धार्मिक ग्रंथ है। कौन सी भाषा में? नाम देखने पर ऐसा लगता है कि हिंदी का सा नाम है, संस्कृत में है ये हरिकेली संस्कृत नाटक। ये तो लिख दिया खुद ने, संस्कृत नाटक की रचना किसने करी? विग्रह चतुर्थ ने। अजय राज के वंशज विग्रहराज द्वारा रचित नाटक का नाम क्या है? हरिकेली। मतलब क्वेश्चन आप देखिए किस लेवल तक रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद में आएगा अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब हमें पता है कि अगर दिल्ली के अधिकार की बात आएगी तो वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है विग्रहराज। दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य। फिर हमने जब इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी, इनका मूल्यांकन किया, तब देखा था इन्होंने बिसलपुर कस्बा बसाया, बिसलपुर झील का निर्माण किया। यहाँ पे लिखा हुआ कि किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की? इनका आंसर है विग्रह चतुर्थ है। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं तो कुछ नया मिले तो। वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण बिसलदेव द्वारा करवाया गया। इस काल में चौहानों का स्वर्ण युग, सपादलक्ष का स्वर्ण काल, चौहानों का स्वर्ण काल भी बोल सकते हैं। कौन से किसके शासनकाल को कहा जाता है? विग्रहराज 4th के। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपादलक्ष राज्य का स्तर ऊपर उठाया, साहित्य और स्थापत्य की वजह से। विग्रह चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम ज्वालापुर किया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया। एक हमने दिल्ली टोपरा ऐसा कुछ देखा था, ये तो दिल्ली का शिवालिक जो अभिलेख है इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन कभी परीक्षा में आया कि कौन से चौहान शासक का एक दिल्ली के शिवालिक अभिलेख पर दर्ज है। अब कॉमन सेंस लगाएंगे, दिल्ली पर अधिकार कर कौन रहा है? विग्रहराज 4th कर रहा है, तो ओबीएस ही बात है, इनका नाम वहां अंकित हो जाएगा। मल्लेच्छों का नाश किसने किया? आक्रमण करने वाले, मल्लेच्छों को बार बार पराजित करने वाले विग्रह चतुर्थ। अब अगला ही क्वेश्चन देखो कैसे पूछा इन्होंने कि किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? अब हमें पता लग गया क्योंकि दिल्ली शिवालिक अभिलेख ऊपर आया है। दिल्ली तक साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक विग्रहराज चतुर्थ था। इसका उत्तर ओबीएस क्या हो जाएगा? विग्रहराज 4th। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया? थोड़ी देर पहले आया है जवालीपुर जालोर। मुझे जहाँ तक मेरे बेस्ड ऑन माई नॉलेज मुझे अगर ध्यान है तो ये हम जब बिजोलिया शिलालेख पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि कुछ उसमें
क्षेत्रों के प्राचीन नामों का उल्लेख हुआ है। जाबालीपुर वहाँ जालोर के लिए है, उन्होंने ज्वालापुर का उल्लेख है। अगर मैं ठीक हूँ तो इसका उत्तर तो विग्रह 4 ही आएगा, पर ये थोड़ा आप देख लेना खुद से, ज्वालापुर या जाबालीपुर जालोर का ही नाम हो। अब ये आगे आ जाएगा। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा, या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय लिखा हो, पर ऐसा भी लिखा हो कि जगह कि वो विद्यालय था कंठाभरण का निर्माण किसके द्वारा किया गया। हमने पढ़ा है 2.5 दिन का झोपड़ा या संस्कृत महाविद्यालय। भाई एग्जामिनर ने रिस्क नहीं लिया, दोनों के नाम लिख दिए। असल में पहले संस्कृत विद्यालय बना, फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई शाही सेनापति अबू बकर था, कौन था, उसने तोड़ा और एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है और 2.5 दिन का वहाँ उर्स लगता है। असल में 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। असल में कभी परीक्षा में पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, कोई क्या है, तो आप याद रखेंगे मस्जिद है। बिशलदेव विग्रह चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण मिलता है, ये बात आप याद रखेंगे। कई बार परीक्षा में पूछ ले कि जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है वर्तमान, पहले क्या था, वहाँ पे वो सरस्वती कंठाभरण दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, वो संस्कृत विद्यालय का नाम ही ये था। सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, याद हो जाएगा 1198। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आगे आए, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था मस्जिद था या संस्कृत कॉलेज था या दरगाह या राजप्रसाद, तो कॉलेज है। आरपीएच ने इसका उत्तर माना संस्कृत कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय, इसका नाम कंठाभरण, आप याद रख लेंगे, ये नाम लिखा भी हुआ पीछे है भी हुआ, सरस्वती कंठाभरण, कंफ्यूज नहीं होना। ढाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़, झालरापाटन, पता है हमें अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जानते थे, सरस्वती पाठशाला, सरस्वती विद्यापीठ, सरस्वती मंदिर, सरस्वती आश्रम, तो ये सरस्वती, वैसे तो पाठशाला लिखा पर इसका उत्तर हम यही करेंगे, स्टार लगा हुआ है, पता हमें। उस स्मारक का नाम बताया जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में बदला दिया था, क्या था वो, 2.5 दिन का झोपड़ा, याद हो गया। पहले क्या था, संस्कृत महाविद्यालय लिखा हुआ है। इस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करी। अच्छा, प्रताप लंकेश्वर, तो अध्येता परीक्षा है ये भी लगा है। इस चौहान वंश शासक को प्रताप लंकेश्वर, आर्काइव ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर की एक परीक्षा लगी थी, इसमें इतिहास का आपको बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। इसमें लिखा कि सोमेश्वर जो है, अर्णोराज के छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर के नाम की उपाधि धारण करने वाला कहा गया। एक प्रैक्टिकल और बताता हूं आप, ये परीक्षा लगा है शोध अध्येता वाला 4/8/2024 को। इससे ठीक पहले 12/2/2023 को सेकंड ग्रेड संस्कृत का पेपर लगा, उसमें एक क्वेश्चन आया, फिर इस क्वेश्चन को रिपीट किया। सरप्राइजिंगली मैंने आपको इसी कोर्स में जो पढ़ रहे हैं, हम आरबीएससी की किताब पूरी पढ़ रहे हैं, सारे नोट्स पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड की किताब तैयार कर रहे हैं, ये कहीं लिखा नहीं मिला, मतलब जो हमने जितना पढ़ा है। अब ये प्रताप लंकेश्वर वाला किसी नोट्स में नहीं था, जैसे ही परीक्षा में आया, अब अगली बार हम भी ऐड कर देंगे बिजोलिया शिलालेख में, सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा जाता है। समझे, कंटेंट को हमेशा लिमिटेड रखना है और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दम पे आप परीक्षा निकाल सकते हैं। ये एक नया क्वेश्चन अभी तक हमें मिला है, एक नया क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन। अगला देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, सबको पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज थर्ड, 1177 से 1192, उपाधि राय पिथौरा, दल पुंगल, विश्व विजेता। राय पिथौरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, पिथौरा पीठ से याद करेंगे, और दल पुंगल मतलब विश्व विजेता, वो सिकंदर महान की तरह विश्व विजेता बनना चाहते थे। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिसने तराइन करनाल हरियाणा के प्रथम युद्ध में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पराजित किया, और तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम संबंधों को माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि हमने मूल्यांकन किया था पृथ्वीराज चौहान का, तब हमने देखा कि पड़ोसी राज्यों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे। दूसरा, गोरी की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, गोरी को दूसरे युद्ध के लिए पर्याप्त समय दे देना। और चौथा, ऐसा बताते इतिहासकार कि जैसे संयोगिता के साथ इनकी शादी हुई, मतलब ये साथ रहने लग गए, फिर उन्होंने राजकार्यों की उपेक्षा करने लग गए और भोग विलास में पड़ गए, तो फिर ये राजकार्यों की उपेक्षा करने लग गए। जिस समय गोरी अपनी सेना, अपने हथियार मजबूत बना रहा था, तीक्ष्ण कर रहा था, उस समय ये बिल्कुल आराम की जिंदगी जी रहे थे। तो ये इनका कारण बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? ये हमें पता है। छोटा पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2 लड़े गए। तो 2, अब एक गलती परीक्षा में और क्या होती है, ये वो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको, ये देखिए इसको। पृथ्वीराज, ये बहुत तो बड़ी और सही में ये ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं होगी जो आप परीक्षा में करके आएंगे। ध्यान से सुनिए। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? उत्तर होगा 2। तो उत्तर होगा 2। 2 में तो उत्तर 3 है, इसका मतलब 2 कहाँ पे लिखा हुआ? 2 उत्तर 3 में लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है परीक्षा। और अगर एक क्वेश्चन भी ऐसी गलती की वजह से रहा तो उनको पूछिए जो इस बार कुछ मार्क्स या पॉइंट से मेंस देने से चुके हैं, चाहे वो RS हो चाहे IS हो। तो सोच के देखिए, हमें पता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए, हमें पता 2, तो हम 2 भर देते हैं। पर ये बात भूल जाते हैं कि 2 तो युद्ध है, ऑप्शन कौन से में 2 लिखा हुआ है? वो 3 में लिखा हुआ है। एक इस गलती से आप बचेंगे। तो हमने 2 मिस्टेक्स को डिस्कस किया है। एक, आप ऐसे टूट के नहीं पढ़ेंगे, रोमन संख्या देखेंगे, और दूसरा हम ये जरूर देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ आता है तो ये मिस्टेक्स आप नहीं करके। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तराइन का युद्ध लड़ा गया पता है? कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? राय पिथौरा। अब ये देखिए, किला राय पिथौरा, ये पुलिस कांस्टेबल का कोई सवाल है। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अंगनपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला रखा। ऐसा याद रखेंगे। वैसे भी हम इस क्वेश्चन को ठीक से कर सकते हैं क्योंकि कुंभलगढ़ इसका उत्तर नहीं होगा, रणथंभौर नहीं होगा, गागरोन नहीं होगा, तो राय पिथौरा। वैसे भी राय पिथौरा किससे एसोसिएटेड है ये वर्ड? पृथ्वीराज तृतीय से। तो राय पिथौरा, इनमें से अगर कुछ परीक्षा में अब आता है तब आप गलती नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। कौन नहीं था? देखो, विद्यापति गौड़ का नाम आया है, विश्वरूप का नाम नहीं आया, वागीश्वर जनार्दन का नाम नहीं आया, मतलब नाम आया। ये सारंगधर जो है इनका नाम नहीं आया। तो सारंगधर नहीं थे इनके दरबार में। इसके नोट्स अलग से बनाए जहाँ पे हमने पृथ्वीराज चौहान पढ़ा है, उनके दरबारी विद्वानों के नाम आपको पूछ सकता है परीक्षा में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान, सारंगधर को काट दें और बाकी वागीश्वर जनार्दन लिख ले, विद्यापति गौड़ लिख ले, विश्वरूप लिख ले। अब इनके नाम लिखे हुए देखो,
इनके समकालीन लेखक जयानक, चंद्रवरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट। एग्जामिनर का बहुत इंटरेस्ट होता है ये जो विद्वान है इनके नाम देने पर। तो एक तो वो धर्म घोष, देव घोष के नाम आए थे, एक ये विद्यापति गौड़ है, विश्वरूप है, जयानक है, इनके नाम। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसको तैयार करके रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई। ये तो हम। कदमवास या केमवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? कई जगह प्रधानमंत्री लिखा हो, कई जगह मुख्यमंत्री लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। नाम कदमवास का याद करना है। और ये पृथ्वीराज थर्ड के थे। इनका जो प्रारंभिक परिचय पढ़ते हैं इनकी मम्मी पापा के नाम, तब हम देखते हैं कि कदमवास, कदम कदम पे इनके रिस्क था पृथ्वीराज थर्ड के, तो कदमवास पृथ्वीराज थर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इनकी डिटेल आगे देखिए, ये देखते ही रहा। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज थर्ड, जिसका जन्म 1166 में गुजरात की राजधानी अहिल पाटन में हुआ। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। कभी ऐसा 11 वर्ष पूछे तो याद रखेंगे। और इनकी माता कर्पूरी देवी संरक्षक की भूमिका निभाई। कदमवास उनका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यार वहां तो प्रधानमंत्री लिखा हुआ, क्वेश्चन में मुख्यमंत्री दिया, वो बात एक ही है। आप इसको इतना ये कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे इस बात को। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदमवास। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि गौरी ने जब आक्रमण किया तो चालुक्यों को सहायता हमें देनी चाहिए। हमने ये भी पढ़ा ना कि वो गुजरात वाले शासकों की उन्होंने सहायता वायता नहीं दी, और नहीं दी तो वो चाहते तो उस टाइम में सहायता दे देते, तो फिर गौरी को 1182 में ही वापस जाना पड़ जाता, ठीक हो जाता। तो अब इनको परामर्श कौन से मंत्री या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देंगे? कॉमन सेंस लगाएंगे ना, कदमवास ही देंगे। फिर अगला कह रहा है कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? हमें पता लग गया, पृथ्वीराज थर्ड की थी। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध किस वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? हमें पता है 11 वर्ष की साल में बैठे, ऐसा क्वेश्चन होते ही हैं। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु उत्तरायण के युद्ध के मैदान में हुई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, इसको पढ़ते हैं। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु उत्तरायण के युद्ध के मैदान में ही हो गई थी? अमीर महाकाव्य नहीं, पृथ्वीराज प्रबंध भी नहीं है। तबकात नासिरी, तबकात नासिरी जो मिनहाजुस सिराज का लिखा हुआ, ये कहता जरूर है पृथ्वीराज की मृत्यु हुई गौरी के हाथों पर, मैदान में नहीं हुई। ये बात बताता विरुद्ध विधि विध्वंस, लक्ष्मीधर का लिखा हुआ है। मतलब ऐसा याद करें कि विध्वंस ऐसा कहता है कि मैदान में ही वो विध्वंस हो गया। विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को गौरी ने कैद कर अजमेर ले गया, उनकी वहां मौत हो गई। अमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने तथा तबकात नासिरी में पकड़कर फिर मरवाए जाने का उल्लेख है। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग दावा करते हैं। तो साहित्यकार हैं वो इसको यूनानिमस नहीं मानते, मतलब एक मत नहीं है। ये विरुद्ध विधि विध्वंस जो है लक्ष्मीधर का, वो कह रहे कि मैदान में मारे गए थे। तो ये थोड़ा सा एक अलग फैक्ट है ना कि मैदान में मारे गए। कोई कह रहा है पकड़कर अजमेर लाए, कोई कह रहा है कि किधर मारा। एक वो चंद्रवरदाई की एक अलग से कहानी चलती है पृथ्वीराज रसों में, ऐसा। आप इसका उत्तर ये हमने कई बार पढ़ा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक परमर्दी देव, ये सुभाष जी ने बहुत अच्छे से इसको कहानी के रूप में बताया, तो और मजा आता है। परमर्दी देव अब वो भंडानको का अंत कर दिया, महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को हरा दिया। पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमर्दी देव दोनों वीर से आला और उद्दल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में लड़ते मारे गए। अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए।
पृथ्वीराज पंजुन राय कछुआ को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौटा है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो परमर्दिदेव उस टाइम में शासक थे, पर उनके दो महान सेनापति आल्हा और उद्दल, कहाँ हमने एक कहानी उसकी बीका दहिया की पढ़ी है और कहाँ आल्हा और उद्दल थे। पंडानकों का पूर्णतः दमन किसने किया? पृथ्वीराज थर्ड ने किया, याद रखना। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? ये पुंजन राय। पीछे की परीक्षा में पूछ लिया था कि भाई महोबा, देखिए वापस पढ़ के बताता हूँ। ये देखो, ये महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव को हरा दिया, आला उदल मारे गए। फिर पृथ्वीराज वहां थोड़ी रहेंगे मालवा में, वो तो इधर आ जाएंगे ना वापस, इनको तो आना पड़ेगा दिल्ली अजमेर। तो फिर उस वहां का प्रशासक किसको सौंप के आएंगे? उसका नाम है पुंजन राय कछुआ को महोबा का उत्तराधिकारी, महोबा का गार्जियन मान ले या वहां का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर मान ले, नियुक्त किया, वापस आ गए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में, और बना भी है। पुंजन राय कछावा कोई है जिनको सौंप दिया था, याद रहे तो ठीक है, वरना शायद ना कि भाई परमर्दिदेव पूजा वूजा करके इधर आ गए पुंजन राय को छोड़कर। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमर्दिदेव के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध महोबा का ही है, हमें पता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक ये भीम सेकंड था, याद रखना। चालुक्य शासक कौन था? भीम सेकंड। और चालुक्य के विरुद्ध, मतलब चालुक्य के पक्ष में, विरुद्ध नहीं, चालुक्य के पक्ष में हेल्प करने के लिए कदमवास ने बोला भी था पृथ्वीराज को, जब गौरी ने आक्रमण किया तब इन्होंने नहीं मानी बात। याद करेंगे, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीम सेकंड। अब देखते हैं 1184 के लगभग, 1182 भी लिखा हुआ है, पर ये डेट देखो किसी में नहीं पूछी अभी तक। तो 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड के प्रधानमंत्री जगदेव, वो जगदेव वो नहीं है जो जग के मार के पिता की हत्या करी थी, ये कोई और ही है। पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई। चौहानों की चालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हो गया। 1182 में वो आक्रमण करता गौरी। मान लो कभी परीक्षा में सब पूछे कि नागौर युद्ध किसके मध्य हुआ, तो नागौर युद्ध तो भाई तेरे की राठवाड़ भी हुई। तो यहाँ वाला जो उत्तर होगा वो ऐसा देख के पूछेगा कि पृथ्वीराज का नागौर का जो युद्ध हुआ वो सामने कौन था? सेकंड था। और फिर इनकी संधि भी हो गई। एक सवाल ऐसा पूछा हुआ वो युद्ध को लेकर कोई, आप इसको थोड़ा याद कर लीजिए। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो हमने पढ़ ही लिया कि चौहानों की रणथंबोर शाखा ये गोविंदराज था, और 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। अब ये अपने यहाँ तक हमने देखा कि अजमेर के चौहान हमने सांबर वाले पूरे कर लिए। आपको एक चीज़ तो समझ में आती है कि क्वेश्चन तो वो ही बार बार आते हैं, और ये कोई एक परीक्षा के क्वेश्चन नहीं है। ये राजस्थान की लगभग 45 से 48 जो एग्ज़ाम लगी हैं पिछले 10 साल में, उनके सब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए गए, क्योंकि छोड़ दिए गए मतलब हमने नहीं छोड़े, वो यहाँ तो पूरे ही हैं, पर लेखक ने बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ा होगा कि वही क्वेश्चन रिपीटेड दे, किसी को कितनी बार दें। और एक क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ, लगभग 3 से 4 परीक्षा, 2 परीक्षा ऐसे पूछे। हार यही है, लिमिटेड कंटेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास कर, फिर क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब कह रहा है कि चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? कीर्तिपाल, हमीर, गोविंदराज, हरिराज। उत्तर होगा गोविंदराज। 1194 याद हो गया। अब ये रणथंबोर शाखा चलेगी कौन सी? वो जलालुद्दीन आयार मुस्लिम के एक बाल के बराबर नहीं समझ रहा है, फिर वो उधर से अमीर हटाए, फिर पहला शाखा होगा अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद शाह और केबरू की कहानी हमने डिस्कस की, वो है ये सारे। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, रणथंबोर के कौन से शासक थे जिन्होंने सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत की बात कराए? प्रहलाद हमीर नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा। उदय सिंह व हमीर, ये उदय सिंह का नाम हमने नहीं पढ़ा। वीर नारायण हमीर का पढ़ा है, और वाघ भट्ट हमीर का पढ़ा है।
तो इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन कट गए, दो बच्चे। तो उत्तर होगा वाघ भट्ट एवं मीर, याद रह जाएगा। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान ने पढ़ा था इल्तुतमिश वाला। वीर नारायण के समय सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। फिर ऐसा बताते हैं कि उनको दिल्ली में बुला के उनका वध कर दिया था। इसके उत्तराधिकारी वाघ भट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। अमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 युद्धों में वह विजयी रहा। क्या बात है। 17वां अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन की सेना के साथ में पहली मुठभेड़ हुई थी? 1290 में। और जहाइन वाला जो दुर्ग है उस पर उसने अधिकार कर लिया, ऐसा है ना। तो देखो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जहाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कई जगह ये डेट 1292 भी लिखी हुई, पर डेट किसी परीक्षा में नहीं पूछे, ठीक है। परंतु गुरदास सैनी, जिसे चौहान सेना का नेतृत्व किया, वो मारा गया। और तुर्क सेना, ये गुरदास सैनी नई, फिर मैं पहली बार ही देखा मैंने, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया, मारा गया। और तुर्क सेना रणथंबोर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए मंजनिक, मेवात तथा गरगच बनाने के पश्चात भी, ये कुछ युद्ध की पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान सेना से दिल्ली लौट गया। और अमीर ने फिर जहाइन दुर्ग पर पुनः क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। सुल्तान ने 1292 में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। ये सही लिखा हुआ है। पहली बार मुठभेड़ 1290 में हुई और फिर दोबारा किले को लेने का प्रयास किया, वो 1292 में। जहाइन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाल दिया। अमीर खुसरो एवं परनी की तारीख है फिरोजशाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल हो गए। तब जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ग्रेप्स आर सौर, अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने हैं। सुल्तान के लौटने के बाद हमीर ने जहाइन दुर्ग पुनः अधिकार कर लिया। तो जहाइन दुर्ग को ऐसा बोलते हैं कि रणथंबोर दुर्ग की क्या बताते हैं, इसको चाबी बताते हैं। और इधर ये जो जालोर वाला अभियान हुआ था, उससे पहले वो सिवाना का अभियान होकर उस दुर्ग को अधिकार में ले लिया था। इससे ये समझ में आता है कि जलाल जेके आया पहले, जेके, और जेके के बाद में आएगा एके, और एके के साथ में एक क्या आएगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और एके का मतलब अमीर खुसरो, जो एक है कि आज कुफर वाला वो जो गढ़ है वो इस्लाम का। अच्छा, एके याद रखेंगे आप, अमीर खुसरो, एके अलाउद्दीन खिलजी, जेके जलालुद्दीन खिलजी। ये वो कह रहा है कि मुस्लिम के इकबाल की अब नहीं समझ। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? जलालुद्दीन ने रणथंबोर के लिए कहा था, ठीक है, तो हमें पता है। रणथंबोर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जहाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? ये हमीर ने हराया। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया, जलालुद्दीन था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि यहाँ वो दो कहानियां चलती है। एक तो साम्राज्य विस्तारवादी था, और एक उसका वो जो सेनापति था या वहाँ का विद्रोही था जिसका नाम मोहम्मद शाह मिलता है। और एक केब्रू, ये वो गुजरात अभियान से आ रहे और वहाँ को लूट के धन खुम्स को लेकर इनकी आपसी बिगड़ गई, अमीर के पास आ गए। एक वो सुभाष जी ने इंटरेस्टिंग कहानी बताई, ये वो चिमनार चिमनी वाला कोई ऐसा। तो इसका उत्तर होगा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, ठीक है। अब विद्रोही कौन थे? तो ये मोहम्मद शाह था और केब्रू, जो हमने 10वीं किताब से पढ़ा है, 10th वाली। कारण हमीर द्वारा राज कर बंद देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण कर, पता लग गया। सुल्तान हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर के दुर्ग में शरण दी थी? मोहम्मद शाह को। केब्रू और मोहम्मद शाह दोनों याद रखेंगे।
रणथंभौर का युद्ध जो है वो किन के मध्य हुआ था, पता लग गया, अलाउद्दीन और हमीर के मध्य 1301 में हुआ, ये हमें सारा पता है। रणमल और जो रत्तीपाल है और एक अधिकारी सुरजन शाह है, ये सुरजन शाह नया नाम है, इनके साथ भाई वो मिल गया अलाउद्दीन खिलजी को, लालच वालच दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार कर लिया, तो हमें पता लग गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में अधिकार कर लिया। शासक कौन थे, हमीर थे। किन दो मंत्रियों ने गद्दारी करी, तो रणमल और रत्तीपाल ने गद्दारी करी। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी कौन सा सेनानायक मारा गया था, ये हमने डिस्कस किया है कि वो 4 बार अभियान किए, 1299, 1299, 1300 और 1301। 1301 में जो तीसरा अभियान था उस टाइम उसके 2 सेनापति वो शुरू से अभियान कर रहे थे, एक तो था नुसरत खां और एक का नाम और लिखा होगा कहीं, उलुग खां। तो नुसरत खां नरक में चला गया, ऐसे याद करना, नुसरत खां नरक में गया, उलुग खां बचा रहा, फिर उलुग खां को ये प्रशासक बनाते हैं, नुसरत खां नरक में गया, ऐसे याद रखेंगे। इतनी कोई 5 परीक्षा में सवाल आया हुआ है, थोड़ा सा से देख लेना आप इसको। 3 अभियान हुए थे, ऐसा 4, 1299, 1299, 1300 और 1301। तो मारा कौन गया, ये नुसरत का, क्योंकि नरक में गया, ये नरक में जाने वाला ये लग रहा है। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जिसका नेतृत्व उल्लुग खां और नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदू वाट पार कर जाहिन लेने में सफल हो गया, और जब वो नुसरत का वो प्राचीर की तोड़ फोड़ करने लग गया तब वो आ गया। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था, उल्लुग खां के, क्योंकि नुसरत खां तो मर गया था और बाकी वो सेनापति को ही देके जाएगा। तो ये एक जालोर वाला कमालुद्दीन गुरु को सौंपा, हमें याद है, ये उल्लुग खां को सौंपा। जालोर के चौहान शासकों में से कौन सा, अब ये इधर तो हो गया पूरा रणथंभौर तक, अब जालोर क्या जाएंगे। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, चाचिक देव। अलग ही क्वेश्चन, चाचिक देव हमने तो नहीं पढ़ा, किस नोट है चाचिक देव। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिक देव राज्य की सीमा को बढ़ाया, नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन का समकालीन था जिन्होंने इसको किसी प्रकार के सताने का साहस नहीं। कुल मिला के सारी है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा होएगा तो प्रीवियस ईयर में जब आता था पता लगता है कौन सी परीक्षा में आया हुआ है। ये कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर की परीक्षा थी, संरक्षण अधिकारी की। आप याद रखना, चाची को कोई नहीं सता रहा तो चाचिक देव याद करें। 200-300 सवाल है, उनमें से कोई 2 सवाल आएंगे जो अभी तक किसी नोट्स में नहीं, बाकी तो सारे रिपीटेड है, तो हर बार आ रहे। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडोल, ये देखते हैं। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण था। इसने 960 के लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद ये प्रथम चौहान राजा था, पहला चौहानकालीन नगर है। यहाँ इतने विशाल स्तर पर उत्खनन का कार्य करवाया। एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन है 1205 के लगभग। नाडोल के चौहान जालोर की चौहान शाखा में मिल गए। मतलब यहाँ से एक सवाल याद रखेंगे आप कि राजस्थान का प्रथम चौहान राजा था अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल। तो भाई देखो अजमेर तो नहीं था क्योंकि अजमेर से पहले नाडोल याद करेंगे अपन, रणथंभौर तो बाद का, हाड़ौती बाद का, तो नाडोल हो गया। और नाडोल के जो संस्थापक है, हम थोड़ा सा आपको इसको अगर कर दे, सांबर के बाद में नाडोल, ये और थोड़ा अपडेट कर लिया नाडोल और लक्ष्मण, संस्थापक लक्ष्मण। भाई नाडोल ऐसे मारवाड़ी बोलते ना डोल, ना डोल का मतलब डोलना नहीं है। ये किसने कहा था, ये लक्ष्मण जी ने कहा था। किसको, पिताजी को कहा था कि रेखा खींच के जा रहा हूं, अब डोलना मत इसके आगे जाके। तो नाडोल का संबंध लक्ष्मण सिंह से ऐसे बसी। हमने ये देख ही लिया कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल कित्तू 1181 ही लिखा है कि हाँ ये लिखा हुआ है।
1181 के लगभग। देखो ये भी लगभग लिख रहे हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली डेट का तो बहुत। जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का स्वर्णगिरी नाम मिलता है। वो अब वंश में सोनागढ़ कहते हैं। इसी पर्वत से चौहानों की एक शाखा सोनगरा चौहान के लिए। हम जब दुर्ग पढ़ेंगे तब इसकी और डिटेल में चर्चा। ये क्वेश्चन थोड़ा आप वापस से रीड करें। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल 1181 में जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बना। जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था, पता लग गया। प्राचीन जो शिलालेख है और जालोर का नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। जाबालीपुर अपने ज्वालापुर ये नाम देखा था। और किले का स्वर्णगिरी मिलता है, इसको अब वंश में सोनागढ़ कहते हैं। तो जालोर का नाम स्वर्णगिरी। ये स्वर्णगिरी स्वर्णगिरी दोनों नाम, जैसलमेर वाला जालोर वाला, ये दुर्गों में हम डिफरेंस कर लेंगे। और सोनगरा चौहान निकले। जालोर पर सोनगरा चौहानों किसने पराजित कर अपना अधिकार कर लिया? परमार। जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किससे पराजित कर दिया था? ये ऊपर लिखा हुआ है। परमारों को कहा कि अब आप परे जाओ, मतलब दूर जाओ। परमार। कानड़देव कहाँ का शासक था? कानड़देव जालोर का शासक था। जालोर के चौहान वंश के कानड़देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन के साथ दीर्घकालीन इसके संघर्ष ले। फिर इसका बेटा वीरमदेव था, वो फिरोजा का प्रेम प्रसंग कई बार डिस्कस करिए। जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? हमें पता लग गया, शीतलदेव, कानड़देव, महलकदेव और विशलदेव। तो ये कानड़देव। फिर आगे, निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानड़देव प्रबंध में, जिसकी रचना पद्मनाभ ने करी है। ये क्वेश्चन शायद अभी तक 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़ी होगी। उनको आप अलग से कहीं नोट बना लें, या आपको जो नोट्स मिले हुए उनके पीछे कुछ पेज रखें, 10 पेज, उनमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बना लें आप। इतना काम आप कर लें। तो कानड़देव प्रबंध, ये कॉलेज व्याख्या था, इतिहास का क्वेश्चन है। आप आसान सा क्वेश्चन है। इससे पहले 3rd ग्रेड में आया, इससे पहले LDC में आया, इससे पहले कोई ग्रेड एडमास्टर में आया, पता नहीं कितनी परीक्षा में आया। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण कानड़देव प्रबंध में मिलता है। और पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध में जालोर के चौहान कानड़देव और वीरमदेव था अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष, वीरमदेव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि के बारे में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया? ये सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया। हमने ये तो डिस्कस कर लिया। अलाउद्दीन की प्रथम जालोर अभियान जो 1308 में सिवाना दुर्ग, अलाउद्दीन ने 1308 की एक सेना किले को फतेह कर दी। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन, क्या कमाल के आदमी निकले, तो इसका प्रशासक सौंप दिया, नाम खैराबाद रख दिया। और जालोर का नाम फिर वो जाबालीपुर रख देगा, कुछ ऐसा। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1311 में, हमने पढ़ाई है ये। अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान और जालोर का पतन। कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ाई हुई, अलाउद्दीन विजयी रहा, जालोर के सोनगरा चौहानों का पतन हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय का उसका नाम जलालाबाद रख दिया, जलालाबाद, याद रह जाएगा। और खैराबाद किसका रखा? खैराबाद सिवाना का, ये दोनों नाम पूछता है। और सिवाना का प्रशासक किससे दिया गया? वो कमालुद्दीन गुरुक को दिया गया, याद रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर जीत, उसका नया नाम क्या रख दिया? हमें पता लग गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? सोनगरा चौहान वंश का अंत कर दिया, याद रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम बताओ। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। अब आपको याद होगा कि रणथंभौर का 1301 है, रणथंभौर का 1301। और चित्तौड़ अभी हमने पढ़ा नहीं है, चित्तौड़ हम पढ़ेंगे 1303 में। सिवाना और आपको जालोर का पता है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है जो मैं बताता हूँ कि कैसे इसका उत्तर आप निकाल सकते हो। चलो पहले वो तरीका बता दो आपको।
बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। मान लो ये सवाल है, थोड़ा सा मतलब नहीं आने वाले क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट हो सकते हैं ऐसा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और हमें नहीं पता कि इनकी विजयों का क्रम किस प्रकार है। रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना, और हमें ना रणथंबोर का पता है एक बार के लिए मान लो, पर ये जरूर पता है कि जालोर और सिवाना तो हमने पढ़ा है अच्छे से। पहले सिवाना को जीता 1308 के आसपास, और फिर 1311 में जालोर को। तो और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि और आपको दिखे। हमें ये पता है कि सिवाना पहले था और जालोर बाद में था, है ना। इसका मतलब 4 पहले रहेगा 2 बाद में रहेगा, ऐसा ही तो रहेगा। 4 पहले 2 बाद में, कौन से ऑप्शन में 4 पहले और 2 बाद में है? भाई यहाँ 4 बाद में है तो ये गलत हो गया, और 2 इसमें पहले। एक ऑप्शन ये हो सकता है, नहीं हो सकता। सिवाना पहले आएगा, 4 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, ऐसा। तो इसमें 4 और 2 उल्टा लिखा हो तो ये नहीं हो सकता। फिर इसमें पहले 2 लिखा हुआ 4, ये उल्टा हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर इसमें 2 4 ये लिखा हो, ये नहीं हो सकता। फिर बचा एक ही, 4 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। मतलब ये अगर आप कुछ क्वेश्चन का इस तरीके से, हम आपको अभ्यास कराने वाला हूं, अगर इस तरीके से अभ्यास कर लेंगे तो एक आध ऑप्शन के दम पर भी हम बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। या तो पूरा ही उत्तर निकाल देंगे, या एटलीस्ट आप 50% पर तो पक्का जाएंगे। चाहे आप मुझे कोई सा भी इसमें क्वेश्चन दिखाएंगे तो उसमें मैं आपको निकाल के बता दूंगा। भाई चारों ही ऑप्शन नहीं सुने होते हैं तो फिर उसका तो अपन, जैसे अपनी यूपीएससी आईएएस की परीक्षा देते हैं प्रीलिम्स में, मुश्किल से 20 सवाल आ रहे होते हैं और बाकी सारे इसी पैटर्न पर कर करके ही फिर कट ऑफ के नज़दीक जाते हैं, कट ऑफ पार करते हैं। ऐसा थोड़ी कि आईएएस की प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं, 60 क्वेश्चन अपने ही पढ़े हुए से अपनी किताब से आ रहे तो 120 नंबर आ गए। तो वहाँ 20-25 से क्वेश्चन आते हैं और 20-25 से क्वेश्चन इस पैटर्न पे करके आप सोल्व करके फिर 50-60 तक पहुँच जाते हैं क्वेश्चन पर। तो के आसपास मेरिट रहती है, 90 के आसपास तो आप तो करते हैं। तो अब हमें पता लग गया, वैसे भी देखिए इसका समझ में आ गया हमें ये रणथंबोर वाला अभियान, जालोर वाला, चित्तौड़ वाला और सिवाना वाला हमें पता लग गया। अब रणथंबोर का अभियान 1301 का है, चित्तौड़ का 1303 का है, सिवाना का 1308 का है और जालोर का 1311 का है। अब ये देखिए क्वेश्चन, इसको भी कुछ पैटर्न से करेंगे हम अगर हो जाए तो। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 2 परीक्षा में पूछा हो, एक बार 2019 में फिर 22 में, वापस पूछ लेगा 3 साल बाद। ये कह रहा है कि विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड में एक बात जरूर पता है इसमें, और वो बात ये है कि हमने पढ़ा है पहले विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, और उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। फिर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस ये भी तो लग सकता है कि पृथ्वीराज जो थर्ड है, पृथ्वीराज थर्ड, इससे पहले पक्का पृथ्वीराज सेकंड तो आएंगे ही आएंगे ना। पृथ्वीराज थर्ड ऐसे ही थोड़ी आगे कि पहले पृथ्वीराज थर्ड आ गए फिर पृथ्वीराज सेकंड आ गए, ऐसा हो नहीं सकता। अब इस ऑप्शन को देखो सेट करते हैं, इसका मतलब ये पक्की बात है कि ऑप्शन 1 जो है, मतलब ये क्रम 1 को लिखते हैं, क्रम 1, और इसके बाद में अभी 2 को याद करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज थर्ड। तो 1 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 1 इसमें आ रहा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो अपनी लिस्ट से ही हट गया, इसको तो डिलीट ही कर देते हैं। फिर 1 के बाद 4 इसमें है, 1 के बाद 4 इसमें और 1 के बाद 4 इसमें, एक ऑप्शन को हमने इस दम पे काट दिया। अब देखते दूसरा ऑप्शन, 3 के बाद में 4 आएगा, तो 3 के बाद में 4 वाला जो ऑप्शन है वो देखो, 3 के बाद 4, 3 4 लगातार, 3 4 लगातार, 3 4 लगातार। इसका मतलब
ये ट्रिक भी अपनी नहीं लगी। अब अपना नॉलेज और चेक कर लेते हैं कि सबसे अंत में जो शासक है, तो यार भाई ये भी ट्रिक नहीं लगेगी। सबसे अंत में जो शासक है वो है पृथ्वीराज थर्ड, क्योंकि इसके बाद तो मामला अलग ही चला गया। इसका मतलब ये पक्का हमें पता लग गया कि चौथा तो सबसे अंत में ही आना है। इससे भी 3 ऑप्शन बच गए। अब इनको करना हमें सेट। अब अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग ऐसा लगा सकते हैं कि पहले आएगा 3 पृथ्वीराज सेकंड, एक बार सोमेश्वर को छोड़ते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं ये आपको उत्तर बताना ही चाह रहा हूं। पहले आएगा पृथ्वीराज सेकंड 3, पृथ्वीराज सेकंड के बाद में पहले विग्रहराज चतुर्थ आएंगे, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज सेकंड आएंगे। तो एक के बाद में 3 पक्का आना है, और एक के बाद में 3 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में है, पर ये तो कट गया ना। एक के बाद 3, एक के बाद 3, 3 के बाद 1, इसलिए दूसरा ऑप्शन कट गया। अब बचे केवल 2 ऑप्शन, तो तुक्का यहाँ तक तो लग गया। अब या तो ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा, पक्का इनमें से एक होगा। अब सेट करते हैं। पहले हम लिखेंगे विग्रहराज चतुर्थ को, उसके बाद में लिखेंगे पृथ्वीराज सेकंड को, उसके बाद में लिखेंगे हम पृथ्वीराज थर्ड को। बीच में भी सोमेश्वर को कहाँ लिखें, इन दोनों के बीच में लिखें या इससे पहले लिखें, अब वो अपने ऊपर है भाई। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो 4 लिखा हुआ है, पहले आएंगे 1, उसके बाद में आएंगे 3, उसके बाद में आएंगे 2 और उसके बाद में आएंगे 4। इसका मतलब पृथ्वीराज सेकंड और सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में सोमेश्वर है। ये पता हमने पढ़ा है, पर फिर भी आपको उत्तर कैसा निकालना है ये पूरे दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यार ये ऑप्शन कट रहा है तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन कट रहा है ये हो सकता है। और बहुत इजी कॉमन सेंस से अगर आपको मान लो तुक्का लगाना था तो एक ऑप्शन तो फिर भी देखते ही काट रहे थे आप, में आ गए ना। और 2 ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग लगा के, 2 कट गए तो काम हो जाता है। अभी कालक्रम लगा लेते। देखो ये लिखा हुआ भाई, अजयराज आए, पहले विग्रहराज फर्स्ट आए, फिर विग्रहराज थर्ड आए। अब ये देख लो आप, विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज फोर्थ, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और फिर पृथ्वीराज थर्ड। याद रह जाएगा क्या? आगे देखते हैं। अब ये वापस वैसा ही क्वेश्चन है ना। देखो, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। शायद मैंने आपको पढ़ाते टाइम एक क्वेश्चन बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जिसमें चौहान राजवंश के शासक लिखवाए थे, उसका उत्तर वो एग्जामिनर ने बिना कुछ चेंज किए सीधा सीधा दे दिया, 1 2 3 4। इसको देखते हैं। पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज। इसका मतलब एक बात पक्की है, ये जो सारे सारे शासक है इसका उत्तर एक बार छुपा लो ताकि आपको दिखे नहीं। इसको देखते, देखिए हमें पक्का पता है कि विग्रहराज के बाद में तो केवल पृथ्वीराज चौहान आते हैं, फिर तो मामला ध्वस्त हो जाता है। 4 सबसे अंत में आएगा, तो यार 4 सबसे अंत में इसमें है, इसमें पर एक तो काट ही दिया आपने। अब हमें पक्का पता लग गया कि पृथ्वीराज फर्स्ट है, वो पहले है पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद में आते हैं अजयराज तो, और अजयराज के बेटे अर्णोराज। तो इसका मतलब 2 के बाद में 3 और 2 के बाद में 3, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है। इसका मतलब या तो ऑप्शन होगा 1 या ऑप्शन होगा 4 का उत्तर मुझे आ रहा है, आपको भी आ रहा है। आप सोच रहे हो कि अरे सीधा सीधा ही तो पढ़ा, ये इसका बेटा है। तो ये एक तो समझ में आ गया कि अर्णोराज, अजयराज के बाद में अर्णोराज, इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ। अब इसका उत्तर देखो, 1 पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज। ऑप्शन काटने हैं, कट गए। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा है, वापस रिपीट कर दिया। चौहान राजवंश के शासकों कालक्रम से व्यवस्थित करो। एक बार आप अगर इतने सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो फिर आप खुद को ऐसे मजा आता है कि एक क्वेश्चन हो रहा है तो हम भी करके दिखाएं। वापस करते हैं। पृथ्वीराज थर्ड है, अर्णोराज है, अजयराज और विग्रहराज है। इस कहानी से एक सीख मिलती है, एक सबसे अंत में आएगा, एक तो सबसे अंत में ही आएगा क्योंकि इसके बाद तो पूरा चौहान साम्राज्य का तो खात्मा ही हो गया। फिर
1 से पहले 4 पक्का आएगा। ठीक, अब बचा है अर्णोराज और अजयराज। तो पहले अर्णोराज आएगा कि पहले अजयराज आएगा? पहले अजयराज आएगा और फिर कौन आएगा? अर्णोराज। उत्तर सही हो गया। अब ऑप्शन काट के देखते हैं। इसका मतलब एक देखेंगे कि सबसे अंत में एक आना चाहिए कोई से ऑप्शन में। देखो सबसे अंत में एक आना चाहिए किसी ऑप्शन में, और उसका उत्तर केवल एक यहाँ पे लिखा हुआ है और वो ये है। मतलब एक शासक भी पता है तो वो आसानी से सवाल को कर लेते हैं। आगे देखते हैं। आपको समझ में तो आ रहा नहीं चीजें जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यही ट्रिक परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन सही करवाते थे कम ज्ञान पर भी। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। चौहान शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित करना है। देखो इसका उत्तर नहीं देखना आप एक बार, हमें एक आएगा तब भी हम कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे। चामुंडराज, दुर्लभराज, विग्रहराज थर्ड और पृथ्वीराज फर्स्ट। भाई एक शासक का पता हमें तो, जिसका नाम सुना, बाकी तो किसी का ही नहीं सुना है। अब इसका मतलब एक तरीका है। तरीका क्या है? क्लास में पढ़ाते टाइम हमने एक बात तो जरूर डिस्कस करी थी कि देखिए मान लो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, रिस्क लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनर ने एग्जामिनर के नजरिए से सोच के देखते हैं। एग्जामिनर ने चौहान शासकों की लिस्ट उठाई होगी, शासक देखे होंगे और उनको ऐसा कैसा क्रम में टिका दिया होगा 1 2 3 4 ऐसा। ये रिस्क है और शुद्ध तुक्का है, पर ऐसा पहले आया हुआ है सब इंस्पेक्टर में जिसमें बात चली गई, लग गया। अब मान लो क्वेश्चन करना अपने को और लगाना है तो क्या ही लगाएंगे कि जनरली एग्जामिनर यहाँ माइंड सेट अपना लगाता है। ये क्वेश्चन 100% गलत हो सकता है भाई, परीक्षा में ये रिस्क बिल्कुल काम नहीं करेगा आपके, और ऐसा रिस्क आप बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। केवल आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एक बार 2016 में आया और उसका डायरेक्ट उत्तर 1 2 3 4 था। इसका मैं आपको उत्तर दिखा दूँ कहाँ पे आया ऐसा 1 2 3 4। ये कैसे समझ में आया, मतलब मैंने कैसे रिस्क लिया इसमें? इसका उत्तर देखते, ये रहा 1 2 3 4। अब एक सब इंस्पेक्टर का पेपर है, इसे ठीक पहले लगा हुआ ये रहा, इसका उत्तर है 1 2 3 4। राजा देखे ऐसा कैसा टिका दिया। तो ये जो पेपर है ये 2018 का पेपर है, और ये जो पेपर है जो हमने अभी डिस्कस किया है ये 2023 का पेपर है। एग्जामिनर ने वो ट्रिक लगाई, कौन सी? 1 2 3 4 वाली। राजा देखे सीधे सीधे टिका दी। शुद्ध तुक्का है, इसको मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं ले लेता है रिस्क अगर मुझे परीक्षा देनी होती तो। मैंने एक बार पहले ऐसा कुछ देखा हुआ था क्वेश्चन, हाँ भाई ऐसा ही में ऐसा क्वेश्चन आया था और उसमें एग्जामिनर ने सीधे सीधे पूछे थे 1 2 3 4, तो बिना राजा बदले पूछ लिया। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? हमने पढ़ा कोटा में बच्चे माथा पकड़ लेते तो माधो सिंह थे। राजस्थान के कानपुर था उद्योगों का नगर के नाम से विख्यात, औद्योगिक नगरी की स्थापना माधो सिंह ने की। अभिलेख के अनुसार बूंदी के राजा जैत सिंह के पुत्र ने जब 1264 में, आप इतना माधो सिंह याद कर लें। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? एक कोई भील थे, कोटिया भील थे, कौन थे? हाँ भील शासक कोटिया, कोटिया के नाम पर कोटा रख दिया, याद रह जाएगा क्या? झालावाड़ की स्थापना 1838 में, ये झालावाड़ प्रजा मंडी में देखेंगे, झाला मदन सिंह। हम अभी आगे आ जाएगा क्वेश्चन चिन्ह। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता करी थी? जालिम सिंह की। ये हमने कभी नहीं पढ़ा। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध जो 1821 की बात है, हम तो कहाँ चौहान पढ़ रहे हैं अभी। कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता करी थी? जालिम सिंह की। थोड़ा पढ़ लेते, क्या पता आ जाए काम में। ऐसे तो इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तब आगे आने ही वाला है, जब हम ये और पढ़ेंगे और 1838 में ये शासकों के नाम देखेंगे राजा। कोटा महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों ने 1818 में कोटा के साथ वो संधि कर ली थी, हम पढ़ेंगे। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयोग झाला जालिम सिंह उसके वंशज करेंगे था, महाराव उमेद सिंह उसके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। समझौता करवा दिया।
महाराज किशोर सिंह की संधि को रद्द करके स्वयं सत्ता हाथ में ले ली। जालिम सिंह ने अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अक्टूबर 1881 महाराजा किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य क्या हो गया, मांगरोल का युद्ध हो गया आपस में। अंग्रेजों का तो काम ही ये था लड़ाने का पक्ष को। इन्होंने किसकी सहायता कर दी, जालिम सिंह की सहायता कर दी। हुंजा नामक घोड़ा किसके पास था, बूंदी के उमेद सिंह के पास। ये क्वेश्चन JEN की परीक्षा में 2022 में, इससे पहले राजस्थान के किसी भी टीचर के नोट्स में ये शायद हुंजा नहीं था 2022 के पहले के नोट्स में। फिर जैसे ही देखा अरे यार ये हुंजा पूछ लिया, अब ये जोड़ देते हुंजा घोड़ा, ये घोड़ा दौड़ गया हुंजा। और टीचर के लिए मुश्किल भी होता है, सारे घोड़े घोड़ी थोड़ी लिखवाते सारे राजाओं के। अब ये हुंजा पूछा और वो कल को कोई और पूछा भी कोई महाराणा प्रताप का, कैसे पूछे तो याद भी रह जाए। ये सीधा किसका, बूंदी के उमेद सिंह का पूछा, तो क्या खास बात थी देखते इस घोड़े में। राजस्थान के मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 में बुद्ध सिंह की कछवा रानी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठे सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया। उमेद सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार में दिया था। भाई मजाक समझते हैं, घोड़ा मिला है, घोड़ा वो सुकेश ने भी दिया था जैकलीन को। तो घोड़ा बहुत चर्चा में रहता है, घोड़ा गिफ्ट में, और ये भी इधर मिला घोड़ा। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बड़ा जालिम आदमी है, वह कोटा राज्य का शासक था। कौन सा कथन सही नहीं है भाई, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि वो कोटा का शासक तो नहीं था, वह कोटा का फौजदार और कूटनीतिज्ञ था। उसने पिंडारियों से मित्रता और संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्ण तो उसमें नहीं था, यहाँ पर शासक नहीं था झाला जालिम सिंह। कोटा का क्या था वो, फौजदार। ये आप मुझे कैसे पता लगा, ऊपर लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ कोटा का किशोर सिंह तो शासक था और फौजदार कौन था, जालिम सिंह था। इनके मध्य समझौता कि आप ये संभालेंगे हम ये संभालेंगे। अंग्रेजों ने फिर वो लड़ाई हुई तब इसका जालिम सिंह का साथ दे दिया। कौन सा युद्ध हो गया था ऐसा, मांगरोल का। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी, सिरोही थी। भाई ये थोड़ा सा याद रखना, सहसमल की राजधानी। चौहान वंश के संस्थापक कौन सी शाखा के, सिरोही लिखा। सिरोही का वैसे लुम्बा था ना, अभी पढ़ते हैं इसको। सिरोही के चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। इसकी स्थापना 1311 के अफसर लुम्बा द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी चंद्रावती थी। आपको चंद्रावती दो जगह पढ़ाया मैंने प्राचीन भारत में, जब स्थल पढ़े, एक झालावाड़ और एक सिरोही है ना, एलाना चंद्रावती। बाद में सहसमल ने 1425 में सिरोही नगर की स्थापना कर राजधानी बनाया। महाराणा कुंभा ने सिरोही पर। तो चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी, सिरोही थी, क्योंकि सहसमल ने सिरोही नगर बसाया। भाई पहले लुम्बा थे, लुम्बा की राजधानी चंद्रावती थी, वैसे याद कर लो। इधर वापस उस पर चलते हैं। ये लुम्बा कहाँ थे, लुम्बा यहाँ। तो लुम्बा ने राजधानी कौन सी बनाई अपनी, चंद्रावती। और लुम्बा के बाद में शासक कौन बने, सहसमल। और सहसमल ने कौन सा नगर बसाया, सिरोही, और राजधानी कहाँ बना दी, सिरोही को। जिस प्रकार वो वासुदेव वही छत्रपुर थी, फिर जैसे अजमेर नगर बसा, उसकी राजधानी कहाँ बन गई, अजमेर बन गई। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है, पृथ्वीराज, सुरजन, हमीर, हर्षचरित ना, हर्षचरित नहीं है, आगे आएगी किताबें तब पढ़ेंगे। पृथ्वीराज, विजय, हमीर, महाकाव्य, सुरजन चरित आदि ग्रंथों में चौहानों को कौन सा वंशी बताया, अभी तो पढ़ गए, सूर्य वंशी बताया इनको। जबकि हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा रचित संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ। ठीक, अब आ जाएंगे मेवाड़ की गोइल सिसोदिया। पहले सिसोदिया गोइल डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, टिक लगा लगा के इनको याद करेंगे अगली क्लास में इनको। और अरे आपको इस पूरी क्लास का सार ये निकल कर आया है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, उनको सोल्व करने की वो लगा ले। कट ऑफ से कम आपके 30 नंबर ऊपर आएंगे। बहुत मोटी किताबें पढ़ने की बजाय लिमिटेड कंटेंट हो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने।
चलिए मिलते हैं।